नमस्कार हमारे सभी दर्शकों, स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज अगले कुछ मिनटों तक हम आपके सामने बहुत बड़े बड़े सवाल लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े खुलासे कर जा रहे हैं। और ये खुलासा है किस तरीके से एक नया आतंकवादी संगठन देश के लिए चुनौती बनकर आया है। शुरुआत कर रहे हैं मुकेश अंबानी को धमकी पर सबसे बड़ी खबर। मुकेश अंबानी को धमकी पर सबसे बड़ी खबर। आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ली जिम्मेदारी। जैश उल हिंद ने कहा यह सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जैश उल हिंद ने मैसेज में लिखा, रोक सको तो रोक लो। संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए ली जिम्मेदारी। इजरायली दूतावास पर भी हमले की मिली थी जिम्मेदारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से हम आपको यह खबर बताएंगे, ध्यान से देखें। मुकेश अंबानी को धमकी पर सबसे बड़ी खबर। आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ली जिम्मेदारी। जैश उल हिंद ने कहा यह सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जैश उल हिंद ने मैसेज में लिखा, रोक सको तो रोक लो। और आतंकी संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए ली है जिम्मेदारी। इजरायली दूतावास पर हमले की भी ली जिम्मेदारी। मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, और शिवांगी मौजूद है हमारे साथ सीधे अभी यहां पर मौजूद है मुंबई से। शिवांगी, पहले ये मुझे बताइए, आतंकी संगठन जिसने जिम्मेदारी ली है मुंबई में, अभी इसको लेकर और क्या क्या इनपुट मिल रहा है? देखिए निशांत, आपको बता दें कि जैश उल हिंद नामक ये आतंकवादी संगठन है और इसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है। यही संगठन है जिसने इस बात की भी जिम्मेदारी ली थी कि दिल्ली के इजराइल एम्बेसी में जो हमला हुआ था उसका उन्होंने जिम्मेदारी लिया था। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर यहाँ पर आई है उसके बाद मुंबई पुलिस जो है, जिनकी इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में भी थी कि कहीं इन सब घटनाक्रम के पीछे आतंकवादियों का हाथ तो नहीं है, तो उन्हें एक तरह से एक क्लू मिला है और अब इसी कड़ी में उनकी जांच आगे चल रही है। कल भी हमने देखा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुंबई पुलिस ने, तो साफ तौर पर कहा था कि आतंकी एंगल से भी जांच हो रही है, क्या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश आतंकी तो नहीं कर रहे थे। साथ ही एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें निकल कर आई है, बिटकॉइन के जरिए पैसों की डिमांड की गई थी अंबानी परिवार की ओर से, और अभी ये देखना होगा क्योंकि ये साफ नहीं हो पाया है। मैं आपसे जो चीजें जानना चाहूंगा, क्या अंबानी परिवार की तरफ से, क्या रिलायंस ग्रुप की तरफ से किसी प्रवक्ता ने अभी तक कोई भी इस पर कोई भी स्टेटमेंट इशू किया है? जी निशांत, कल शाम ही, जिस दिन ये घटना घटी उसी के देर शाम हमने देखा कि स्पोक्स पर्सन द्वारा रिलायंस के एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। 2 लाइन का ये पूरा का पूरा बयान था। साफ तौर पर इसमें लिखा गया था कि मुंबई पुलिस पर अंबानी परिवार को पूरा भरोसा है। मैं वो हमें पता है शिवांगी, मैं पूछ रहा हूँ ये जो नई आतंकी संगठन की इंफॉर्मेशन आई है, इसके बाद कोई उनकी तरफ से रिएक्शन अभी तक? जी, अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अब तक उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरह से ये आतंकवादी संगठन कह रहा है कि इन्होंने पहले बिटकॉइन के थ्रू पैसे मांगे थे, पैसे की डिमांड की थी, तो क्या उसको लेकर अंबानी परिवार ने कोई शिकायत दर्ज कराई है? क्योंकि पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि इसके पहले उनके पास कोई शिकायत नहीं आई थी। आप जो बता रही हैं, मैं सीधे आगे चलूंगा। यहाँ पर विपिन चौबे मेरे पास है, मेरे सहयोगी जो कि यहाँ वहां पर पहुंचे हैं। आप ठीक मेरे साथ बने रहिए। विपिन, क्या इनपुट है इस पूरी खबर पे? आपके पास क्या क्या जानकारी है, तुरंत बताइए। और 1 मिनट रुक जाइए जरा, हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो खास मेहमान है यहां पर, सबसे पहले एमएस बिट्टा, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, जिनके ऊपर कई बार आरडीएक्स से हमला करने की कोशिश की गई है और आपके सामने खड़े हैं, आतंक को चुनौती देते रहे हमेशा से। मेरे सामने फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखा है बल्कि ऐसे कई सारी चीजों को प्रीएम्प्ट किया है। सर, आपका स्वागत है। जनरल गुरमीत सिंह मेरे साथ हैं। सर, आपका भी स्वागत है, क्योंकि मैं आपसे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसके तार कैसे बाहर की जो ताकतें उनसे जुड़ते हैं। सुमित मेरे सामने है, विप्लव मेरे सामने है, विपिन, सॉरी करेक्ट करना चाहूंगा। विपिन, वेरी क्विकली, क्या क्या इनपुट आपके पास आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ये जो कोई भी साजिश थी, इस साजिश में लोकल अंडरवर्ल्ड और लोकल बदमाशों के एंगल से जांच चल रही थी और आतंकी कनेक्शन को खंगाला जा रहा था। लेकिन जैसे ही आज सुबह टेलीग्राम पर जैश उल हिंद ने इस साजिश की जिम्मेदारी ली है और ये कहा है कि ये धमकी हमारी तरफ से थी और ये महज एक ट्रेलर था, उसके बाद से अब आतंकी संभावना जो तलाशी जा रही थी उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो कल तक एटीएस और एनआईए इस घटना पर नजर रखी हुई थी, वो अब तेजी से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। दूसरी बड़ी बात जो है ये कि क्या जैश उल हिंद इस मौके का फायदा तो नहीं उठा रहा है
ये भी बात जो पुलिस महकमा है, जांच एजेंसियां हैं, उसमें ये चल रहा है कि 4 दिन से किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली और कहीं ऐसा तो नहीं कि मौके का फायदा उठाकर जैश उल हिंद ने इस मामले को कैश करने की कोशिश हुई हो, के पास, क्योंकि दोनों के जैश पास उल हिंद का कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से सवाल पूछूंगा। जैसे नंबर प्लेट्स को लेकर जो सवाल है, सीसीटीवी को लेकर जो सवाल है, बाहर जो गाड़ी मिली उसको लेकर सवाल है। आप तैयार हो जाइए, मैं क्विकली अपने दर्शकों को कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद हमारे खास मेहमानों के पास जाऊंगा और हमारे रिपोर्टर्स जो इनके पास, आइए जरा यहां पर तेजी से प्ले करिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 1 जो देखें यहां पर, टेलीग्राम के इस्तेमाल, जैश उल हिंद ने दी खुली चुनौती है। टेलीग्राम के का इस्तेमाल करते हुए आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ली जिम्मेदारी। नंबर 1। नंबर 2 चेंज करें, जैश उल हिंद की खुली धमकी, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नेक्स्ट, आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने लिखा रोक सको तो रोक लो। नेक्स्ट, जैश उल हिंद ने लिखा हमारे जिस भाई ने अंबानी के घर के बाहर एसयूवी पार्क की वो सेफ हाउस पहुंच चुका है। नेक्स्ट, टेलीग्राम ऐप पर जैश उल हिंद ने बिटकॉइन के जरिए पैसे की मांग की। जैश उल हिंद ने लिखा अगर पैसे नहीं मिले तो अगली बार एसयूवी से सीधे घर के अंदर धमाका करेंगे। ये उन्होंने धमकी दी है। मैं चाहूंगा सीधे इस ग्राफिक वॉल के साथ आए। सबसे पहला सवाल मेरे सामने यहां पर मौजूद है बिट्टा सर। बिट्टा सर, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आपने कई आतंकी घटनाएं देखी हैं, भुगती हैं, लड़ी हैं, चुनौती दी है। सर, ये जैश उल हिंद एक नया आतंकी संगठन, और सबसे बड़ी बात, पहले दिल्ली फिर मुंबई, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, एक बात तो जो मेरी जिंदगी का अनुभव है, 2 बड़े कार बम ब्लास्ट मेरे ऊपर हुए। दिल्ली में 40 किलो आरडीएक्स था और अमृतसर में 45 किलो आरडीएक्स था, और एक 80 किलो आरडीएक्स अलग पकड़ा गया जो दिल्ली में मेरे पे ब्लास्ट करना था। वो दिल्ली की स्पेशल ब्रांच ने पकड़ा था जी, मैं पुरानी बात कर रहा हूं। अंबानी जी के पास सुरक्षा है, इसमें कोई शक नहीं, पर जब आरडीएक्स कार में लग जाता है तो वो सुरक्षा किसी काम की नहीं होती। मैंने अपने जवानों के सिर उड़ते हुए, उनके शरीरों के तिथरे तिथरे उड़ते हुए मैंने देखे हैं। 70 बेगुनाह लोग मेरे साथ शहीद हो चुके हैं। ये जो कमांडो, ये गनमैन उड़ते हुए देखे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, मैं महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ नहीं हूं, मैं बॉम्बे, मेरा आना जाना बहुत होता है, मेरी भी जेट प्लस सुरक्षा है। जितनी निकम्मी बॉम्बे की पुलिस, नहीं कहूंगा, बॉम्बे की सुरक्षा एजेंसी जितनी निकम्मी है शायद हिंदुस्तान में कहीं हो नहीं सकती। मैं 100 बार कंप्लेंट कर चुका हूं। सवाल सबसे बड़ा कि अगर 2 दिन पहले या 1 दिन पहले गाड़ी खड़ी थी तो लोकल पुलिस क्या कर रही थी? उनको नहीं पता कि जेट प्लस सुरक्षा उनके साथ लगी हुई है, अंबानी जी के साथ, सीआरपी उनको कवर है, उनको थ्रेट है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, गरबारे क्लब के अंदर मैं ठहरा हूं और रात को 2 बजे देखता हूं सुरक्षा ही नहीं, नीचे ऊपर नहीं, और जब सुबह चलेंगे तो 6 गाड़ियां चलेंगी। तो कहीं ना कहीं बॉम्बे की सुरक्षा एजेंसी, महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे की, अमरावती चले जाओ, नासिक चले जाओ, 1 नंबर की सुरक्षा है महाराष्ट्र में, कोई मुकाबला नहीं सुरक्षा का। बॉम्बे जो एक हब है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, वहां बड़े बड़े कारोबार हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। ये पता बाद में चला, पहले क्यों नहीं इन्होंने, बॉम्बे की पुलिस ने उसको चेक किया। आप ये कह रहे हैं बिट्टा साहब, मैं आपसे ये जो सवाल पूछ रहा हूं फिर से पूछ रहा हूं, मैं चाहूंगा बीच बीच में वहां के शॉट्स भी दिखाते रहें। आप ये कह रहे हैं कि जिस मुंबई ने 26/11 को झेला, जिस मुंबई ने लोकल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट देखे हैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, वहां पर सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, उसमें लैप्सेस हैं। एक बात सुनो, 26/11 की घटना होती है, मैं आपके चैनलों के अंदर मैं देखता हूं कि समुद्र के जरिए टेररिज्म आ सकता है, और मैं करनाल के अंदर 6 महीने पहले प्रेस में कहता हूं कि समुद्र के जरिए टेररिज्म आ सकता है, और 6 महीने बाद बॉम्बे के अंदर 26/11 की घटना हो जाती है। कहीं ना कहीं बॉम्बे में सुरक्षा का बहुत बड़ा लैक्स है। किसी दिन आप मुझे बैठा लीजिए, मैं लेटर दिखा देता हूं, डायरी है पूरी, इनको बार बार कह चुका हूं, अरे अपने चीफ मिनिस्टर को बचा लो। चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए मेरे कई बार कमांडो अंदर चले गए, जो नहीं जा सकते, उनके पास हथियार हैं, ऐसे तो आतंकवादी भी जा सकते। बॉम्बे की मैं फिर कहूं बार बार, सुरक्षा व्यवस्था टोटल कमजोर है। ये गाड़ी उसी दिन 15 मिनट के अंदर पकड़ी जानी चाहिए थी। अगर बाई द वे
कार बम पूरे तरीके से रिमोट कंट्रोल से फिट किया होता और अंबानी जी निकलते और रिमोट चला देते तो क्या होता? मेरा सवाल है, उसकी इंक्वायरी क्या होगी या नहीं होगी? क्या यही होगा, फलाने ने किया, फलाने ने जिम्मेदारी लीजिए? बात की बातें, जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी, उससे क्यों भागा जा रहा है? क्यों भागा जा रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात की है बिट्टा साहब, पॉइंट नोटेड। मैं आपको यहां पर रोक रहा हूं बिट्टा साहब, मैं आपको, आपने बहुत बड़ी बात की है। क्विकली मैं शिवांगी के पास जा रहा हूं और फिर उसके बाद में सीधे मेरे साथ विक्रम सिंह सर मौजूद हैं। उनसे बेटर इस लेवल पर कौन हमें जानकारी दे सकता है? क्योंकि विक्रम सिंह सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी भी कई जगह सुरक्षा के लिहाज से इनका जो ओपिनियन है मैटर किया जाता है, कई जगह इनको कंसल्ट किया जाता है हाई लेवल पर। मैं सीधे चलूंगा शिवांगी, मुंबई पुलिस से लैप्सेस हुए, यह सवाल खड़ा किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लैप्सेस की बकायदा अंबानी परिवार की गाड़ियों की रेकी कर रखी गई थी। कोई बंदा आता है, वहां से आकर गायब हो जाता है। इसके ऊपर क्या कह रही है मुंबई पुलिस? बहुत शार्पली बताइए। देखिए, मुंबई पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि गाड़ी ढूंढी भी गई है तो मुंबई पुलिस की ओर से बाद में पहले ट्रैफिक पुलिस ने उस गाड़ी को ढूंढी है। सबसे पहले नो पार्किंग एरिया में इस कार को रखा गया था, जिसको एक ट्रैफिक पुलिस ने देखा। ट्रैफिक पुलिस ने जब इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाया तो उसे पता चला कि ये रिलायंस का है। तब उसने सिक्योरिटी इंचार्ज को यहाँ पर बताया, अंबानी के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, और तब लोकल पुलिस तक ये बात गई। लेकिन सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा को लेकर कि शहर में अगर नो पार्किंग जोन में इतनी देर तक कोई संदिग्ध कार खड़ी रहती है तो आखिर क्यों, जब राउंड अप पर एक ट्रैफिक पुलिस है बहुत देर के बाद मशक्कत करने के बाद वो तय कर पाता है कि ये रिलायंस के नाम पर दूसरी कार है। लैप्सेस है और ये मुंबई पुलिस ही बेहतरीन जवाब दे पाएगी। अभी तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, आपको बता दे, सिर्फ मोटा जानकारी। लेकिन लैप्सेस है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश की सबसे काबिल पुलिस में से मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इस देश की सबसे काबिल पुलिस में से एक है मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मैं सीधे आ रहा हूं विक्रम सिंह सर के पास। सर, मेरा पहला सवाल यह है, एक लैप्स हमने दिल्ली में देखा, एक लैप्स हमने मुंबई में देखा। मैं इसकी डिटेलिंग पर अभी थोड़ी देर में जाने वाला हूं, लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ा लैप्स पुलिस की तरफ से आपको दिखाई दे रहा है? अगर खाली एंटिलिया पे अगर फोकस करें तो निशान जी जैसी बातें हमारे बिट्टा साहब ने फरमाई है, और उस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बिट्टा साहब ने बात कही है वो लंबे अनुभव के बाद, इसमें सिक्योरिटी में 99% ही फेल मार्क्स होते हैं, 100% ही पास मार्क्स होते हैं। बेसिक 99.9 ही फेल होता है। ब्रिलियंट। और अगर इसमें आपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी दी है वो तो ठीक है, लेकिन आपको चाहिए था कि 2 किलोमीटर की परिधि में आपको सीसीटीवी एनेबल्ड बिग डेटा एनालिटिक्स और ऐसा सॉफ्टवेयर एनेबल करना है कि अगर वहां पर कोई साइकिल भी पार्क करता है, सिगरेट भी जलाता है, तो इसकी जानकारी एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम को हो जानी चाहिए थी। नहीं हुई, क्योंकि वहां पर गाड़ी आई, पार्क हुई, रुकी रही, ट्रैफिक स्टाफ ने उसको जो है कब्जे में लिया और तब जाकर के छानबीन हुई। ये बहुत ही डिलेड और बहुत ही दकियानूसी, जो 20 साल पहले भी रिलेवेंट नहीं था और आज तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है। निशान जी, खतरा वास्तविक है, इजरायली एम्बेसी के बाहर हो चाहे यह खतरा कोई काल्पनिक नहीं है। और अंबानी के ऊपर अटैक केवल उद्योगपति के ऊपर नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्री का टर्नओवर पाकिस्तान के जीडीपी का आधा है, और अगर नेटवर्थ देखें तो अंबानी की जो होल्डिंग है फॉरेन एक्सचेंज की, वो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज की होल्डिंग से कई गुना ज्यादा है। तो अगर आप ये देख लें तो पूरी चीजों में आपको समीकरण, ये उद्योगपति पे हमला नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था पे हमला है। और ये जो चूकें हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। बिट्टा साहब ने बिल्कुल सही कहा, उनका अनुभव है। और मैं अपने व्यवसायिक अनुभव से बता सकता हूं कि जब तक 5 किलोमीटर की परिधि में परिंदा पर भी न मारे, साइकिल पार्क हो, सिगरेट जलाया, सिगरेट बुझाया, मोची नया आया, कोई जूस वाला ठेला नया आया, पुराना आया, ये सब चीज आपकी रिकॉर्ड होनी चाहिए। इनर कॉर्डन जो कि 25 गज की परिधि में, क्रिकेट की परिधि में, उसके बाद अगला कॉर्डन आता है 100 गज का, और उसके बाद आता है 500 गज का। यहां तो आपको बिल्कुल पत्ते पत्ते पर की आपकी जानकारी और ऑडिट होनी चाहिए, हैंड्स ऑन, रियल टाइम। तो निशान जी, ये चीज कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं है कि आपने 2 हेड कांस्टेबल या 4 कांस्टेबल लगा दिए। ये ट्रेंड कैट्स कमांडोज जो बिल्कुल भूखे शेर की तरह बैठे रहे। जहां भी कोई सस्पिशियस आपका जवाब सर इज नॉट जस्ट एन आंसर, इट्स अ लेसन। और आपका जो जवाब है विक्रम सिंह सर, ये अपने आप में
एक एनसाइक्लोपेडिक पूरा का पूरा एसओपी है जो लोगों को समझना चाहिए। मैं चाहूंगा ये लोग देखें इसको और सिक्योरिटी एजेंसीज देखें इसको। शिवांगी, जो विक्रम सिंह सर ने बोला है उससे मैं तुरंत एक लीड इन आपसे ले रहा हूं। अभी मुंबई में बाकी जगह सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? विपिन, स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब ये घटना घटी उसी रात को पूरे मुंबई में जगह जगह पर नाकेबंदी कर दी गई। पेट्रोलिंग लगातार चल रही थी। होटल, पब, लॉज, ऐसी सभी जगहों को खंगाला जा रहा था जहां से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के होने की। ओके, आई एम सॉरी, मैं आपको रोकूंगा। अनफॉर्चुनेटली वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पुराना वाला। जितेंद्र शर्मा मेरे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैश उल हिंद बना जांच एजेंसियों के लिए नया सिरदर्द, बड़ी चुनौती। जैश उल हिंद के तार खंगालने में जुटी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए। ब्रेक करें इसको। जैश उल हिंद के लिए तमाम जांच एजेंसियां एकजुट। इजरायल एम्बेसी की तर्ज पर मुंबई में मुकेश अंबानी को डराने की साजिश। जांच एजेंसियों को जैश उल हिंद के सेल्फ मोटिवेटेड मॉड्यूल होने का शक। इस तरह की हरकतों को अंजाम देकर जैश उल हिंद अपनी पहचान बनाना चाहता है, एनआईए ने कहा है। मैं सीधे चलूंगा, जितेंद्र शर्मा मेरे साथ है। जितेंद्र, संडे के दिन परेशान कर रहा हूं आपको, लेकिन वेरी क्विकली क्या इनपुट आ रहा है जैश उल हिंद को लेकर? जी बिल्कुल निशान, देखिए जैश उल हिंद का जो नाम है वो इजराइल एम्बेसी पर जिस वक्त धमाका हुआ था उस दौरान सबसे पहले सामने आया था। और उसके बाद अब जिस तरीके से अंबानी के घर के पास से गाड़ी के अंदर से जेलेंटीन की छड़ें मिली हैं और उसमें जो चिट्ठी मिली और उसके बाद ये पूरा दावा करना सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, तो अब कहीं ना कहीं जैश उल हिंद जो है वो जांच एजेंसियों के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। हालांकि अब तक की जो तफ्तीश की गई है उस तफ्तीश में साफ तौर पर ये निकलकर सामने आया है कि इसके जो तार है वो सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल की जाती है, इकट्ठा की जाती है, वो कहीं ना कहीं इशारा पाकिस्तान की तरफ करता है। लेकिन जो सोच है वो सोच सीधे तौर पर अलकायदा की तरफ, कट्टरपंथ की तरफ इशारा करती है। तो कहीं ना कहीं अभी तक जांच। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, इन लोगों ने इजराइल के जो धमाके किए थे उसमें ईरान का बदला की बात की थी। जो इन्होंने एंटिलिया पे किया है उसमें अखलाक का जिक्र किया है, इन्होंने जिक्र किया है गुजरात का। ये लोग जो हैं इनको अच्छी तरीके से भारत के एक्सटर्नल और इंटरनल चीजों के अफेयर्स के बारे में जानकारी रखकर ये चीजों को प्रोपोगेट कर रहे हैं। कहां से इनको बैकअप सपोर्ट मिल रहा है? कहीं कुछ पता लग पा रहा है जो भारत में धमाका किया उस बम में, उसमें चीजों में कहां की मार्किंग थी, क्या था इजरायली एम्बेसी के बाहर? जी देखिए, जो इजरायली एम्बेसी के बाहर चिट्ठी मिली और जिस तरीके से अभी इन्होंने दावा किया है जिसमें साफ तौर पर अखलाक का नाम लिया गया, गुजरात दंगों का नाम लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि इस्लामिक कट्टरपंथ से इनकी सोच पूरे तरीके से प्रभावित है। और एक बात निशांत आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा सेल्फ रेडिकलाइज्ड मॉड्यूल है इसमें जितने भी लड़के हैं या जो भी नौजवान शामिल हैं इसमें, अब तक की जांच में पता लगा है कि ये सभी सेल्फ रेडिकलाइज्ड हैं और ये सभी ना सिर्फ टेक्नो सेवी हैं, टेक्निकली साउंड है, बल्कि इस तरीके का विस्फोटक इस्तेमाल करने के लिए। आपको रोकूंगा यहाँ पर। मैं सीधे मैं इससे पहले जनरल गुरमीत सिंह के पास आऊं, अपने दर्शकों को कुछ दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप। यहाँ पर हम आपको बैक टू बैक दो बड़े इंटरेस्टिंग यहां पर स्टडीज दिखाने जा रहे हैं। पहले देखें जैश उल हिंद क्या है। जैश उल हिंद एक नया आतंकी संगठन है। नंबर 1, इस साल इजरायली एम्बेसी के बाहर आईडी ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी जैश उल हिंद ने ली थी। नंबर 2, नंबर 3, इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए धमाके पर भी जैश उल हिंद ने कहा था यह अभी ट्रेलर है। नंबर 4, एंटिलिया के बाहर जिलेटिन से भरी एसयूवी को लेकर भी जैश उल हिंद ने कहा कि यह अभी ट्रेलर है। इजरायली एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश उल हिंद ने एक चिट्ठी के जरिए ली थी जो एम्बेसी के बाहर मिली थी। एंटिलिया के बाहर हुई घटना के लिए भी जैश उल हिंद ने टेलीग्राम ऐप के जरिए जिम्मेदारी ली। दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस स्पेशल सेल तेजी से जैश उल हिंद की परत खोलने में जुट गई है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखें, अगली जो मैं आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, दिखाइए जरा, प्ले करें इसको, वो यहां पर। अब आप इसको देखें, इस चीज को समझें। एंटिलिया केस और इजराइल एम्बेसी धमाके का एक ही मॉडस ऑपरेंडी है। थोड़ा जूम इन करें ऊपर, अजय नेगी जूम इन करके दिखाएं। एंटिलिया केस और इजरायली एम्बेसी धमाके का एक मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इसको समझें। दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी जैश उल हिंद ने ली, नंबर 1। नंबर 2, दोनों घटनाओं के पीछे जिम्मेदारी लेने वाले की जानकारी टेलीग्राम ऐप के जरिए। नंबर 3, एंटिलिया को लेकर धमकी जैश उल हिंद ने टेलीग्राम ऐप पर दी। इजराइल एम्बेसी के बाहर धमाके की पहली लीड टेलीग्राम ऐप पर एक चैट के जरिए मिली। नेक्स्ट, एंटिलिया के बाहर गाड़ी पार्क करके गायब होने वाला सीसीटीवी में कैद हुआ।
लेकिन कोरोना काल में मास्क से अपनी पहचान छुपाने में वो कामयाब रहा। नंबर 3, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजराइल एम्बेसी के बाहर पॉलिथिन में एक्सप्लोजिव रखने वाला सीसीटीवी में कैद मास्क की वजह से पहचान छुपाने में गायब हो गया। नेक्स्ट, दोनों घटनाओं में जैश उल हिंद ने बड़ी आसानी से मुंबई और दिल्ली पुलिस को चकमा दे दिया। नेक्स्ट, दोनों ही घटनाओं को जैश उल हिंद ने अंजाम देकर एक और बड़े हमले की धमकी दी है। नेक्स्ट, दोनों घटनाओं से जैश उल हिंद ने भारत के आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर सीधे तौर पर सिस्टम को चुनौती दी थी। मैं यहां पर चलूंगा, बिपिन चौबे मेरे साथ है। बिपिन, दोनों हमलों की अगर बात की जाए, एक ही मॉडस ऑपरेंडी, लेकिन आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी दोनों को हैरान कर गए ये लोग। मुंबई और दिल्ली पुलिस कितना इन सिंक, इन कोऑर्डिनेशन। और उसके बाद तुरंत मैं गुरमीत सर के पास आ रहा हूं। सॉरी सर, आपको इंतजार कराने के लिए। देखिए, ये जरूर है कि जैश उल हिंद नाम का आतंकवादी संगठन पहली बार सुनने में आया है और वो अपनी जड़ें भारत में मजबूत करना चाहता है, अपना एक्सपेंशन कर रहा है। लेकिन ये दूसरी बार एक्सेप्टेंस आई है दूसरी घटना में उसकी। और सबसे दिक्कत वाली बात, अगर अफसोस वाली बात कहें, तो अभी तक इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यह जरूर है कि दिल्ली की घटना पर एनआईए की नजर थी और एनआईए ने इस घटना के तुरंत बाद बिना देर किए मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से मुलाकात की थी, बातचीत की थी और आतंकी घटना से इनकार नहीं किया था, आतंकी एंगल से इनकार नहीं किया था। और आज इस एक्सेप्टेंस के बाद इस बात को और प्रमुखता से जांच की जा रही है, इसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है और उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो मुमकिन है कि जब एनआईए जांच करेगी, क्योंकि अभी तक जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है, मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, उसमें ना वो इनोवा कार ढूंढ पाई है, ना उस गाड़ी को पार्क करने वाली लोग ढूंढ पाई है। और खबर यह भी है इंटरनली सोर्सेस से कि वो गाड़ी, इनोवा में बैठकर जो गाड़ी पार्क करने वाला शख्स था, वो मुंबई से बाहर जा चुका है और संभावना है कि शायद वो महाराष्ट्र से बाहर भी होगा। ओके, पॉइंट नोटेड। सुमित, वो बाहर चला मैं आपके गया, पास आ रहा हूं, आपको इंतजार कराया, आई एम सॉरी फॉर दैट। जंग गुरमीत सर, पाकिस्तान एंगल, अल कायदा एंगल, मेरा आपसे सवाल यह है, जिन्होंने हमसे एलओसी और एलएसी पर अभी हाथ मिलाया है, क्या अब वो वापस इस देश के आंतरिक मामलों में एक नए संगठन द्वारा, क्योंकि हम देख रहे हैं एफएटीएफ में उनके सारे संगठनों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, तो क्या उन्होंने एक नए संगठन का सहारा लिया है? मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, बट फोर साइटेड भी है ये। निशांत जी, देखिए, एक महीने के अंदर में 2 इंसिडेंट, और ये जो मुंबई में और जो दिल्ली में हुआ था, ये दोनों ही डेलिब्रेट प्लान्ड टेररिस्ट एक्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और अगर आप देखें इनकी स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स, मोडस ऑपरेंडी और इनका टाइमिंग देखिए दोनों का ही, और टारगेटिंग देखिए, अगर आप इनको इसका विश्लेषण करेंगे, एक गहरा विश्लेषण करेंगे, तो पाते हैं कि इसका जो तार है वो अवश्य ही पाकिस्तान यानी कि आईएसआई और उसके जोड़ में और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी अवश्य काम कर रही है। इसमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो बिल्कुल नोटिसेबल हैं। पहला कि जिस प्रकार से एक चिट्ठी रखी गई है, जिस प्रकार से धमकी दी गई है, जिस प्रकार से एक्सप्लोजिव दी गई है, जिस प्रकार से एक्सप्लोजन नहीं किया है लेकिन उससे एक कदम पहले का है। और देखिए टाइमिंग का, आप देखिए, पहला था बीटिंग द रिट्रीट और जगह दिल्ली, और सिर्फ महज 2 किलोमीटर जहां से विजय चौक है वहां से, और दूसरा फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और कहा एशिया का जो सबसे अमीर आदमी, जो भारत का चेयरमैन RIL, जो सबसे एक मैं कहूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इकोनॉमी की। और अगर आप टारगेटिंग देखेंगे, दोनों की टारगेटिंग, दोनों की टाइमिंग और जो तरीका है वो बिल्कुल हुबहू सेम है, और जिस प्रकार से एस्केप किया है वो भी सेम है। तो इससे और एक, अगर आप इस चिट्ठी को खंगालेंगे, इस मैसेज को खंगालेंगे, तो पता चलता है उसमें मोसाद का रेफरेंस और जिस प्रकार से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक रेफरेंस इसमें है, तो बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि इसके तार पाकिस्तान प्लस फंडामेंटलिज्म प्लस एक्सट्रीमिज्म और प्लस एंटी इजराइल से जुड़े हुए हैं। तो ये एक दर्शाता है कि देखिए अभी हाल ही में डीजीएमओ लेवल के ऊपर में बातचीत हुई और ये एलओसी पर सीज फायर करने का एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, और इसी समय, मोटे तौर पर उसी समय के ऊपर में ये किया गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये हमारे
सिक्योरिटी एजेंसी, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अपनी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स चेंज कर रहे हैं। और सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने एक बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर से अभी कुछ दिन पहले बात की और मेरा उनसे सवाल था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है क्या वो खत्म हो गया है? ही सेड इंटरनली चीजें अभी ठीक हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान साइबर न्यूसेंस में हमसे बहुत आगे है। क्या ये उसी का परिणाम है सर? निशांत जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, ये जो टेररिज्म है, इसका जो शेप और रूप है, ये बहुत अलग अलग है। हमने देखा कि किस प्रकार ये जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने जो टेररिज्म चलाया था उसको किस किस चीज से जोड़ा है। उसने चाइना के साथ में क्लोजिवनेस से जोड़ा, उसने साइबर से जोड़ा, उसने रेडिकलेशन से जोड़ा, उसने फंडामेंटलिज्म से जोड़ा। और ये जो हो रहा है, ये मैं कहूंगा कि ये जो हमारे अर्बन सेंटर्स के अंदर में हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी जो टारगेट करना चाहता है, जो दिल्ली में किया था वो हमारे नेशनल प्रेस्टीज से रहा। और ये मैं विक्रम जी से बिल्कुल सहमत करता हूं। ये बात व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये बात है पूरे संपूर्ण भारत की। ये बात है भारत के। सुमित, आपका पॉइंट एकदम सही है। सुमित, अभी तक इस आतंकी संगठन ने अखलाक का नाम लिया, इजराइल का नाम लिया, ईरान का नाम लिया, गुजरात का नाम लिया, कश्मीर का नाम नहीं लिया है, क्योंकि जहां कश्मीर का नाम लिया तो सीधे पाकिस्तान से हाथ मिल जाता है। क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अब ये देख रही हैं कि जो उन्होंने हाथ मिलाया है वहां पर, और जैसा कि सुनजू, जो कि अब अगर मैं कहूं तो पाकिस्तान के दादा तो वही है, चीन, वो कहता है कि क्रिएट कंफ्यूजन इन एनिमीज कैंप, टेक द वॉर टू द एनिमीज कोर्ट। तो उसी के आधार पर क्या पाकिस्तान एक नया थ्रेट लेकर आ चुका है? देखिए निशांत, सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नया है, इसके काम करने का पैटर्न, और लेकिन सारे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। जिस तरीके से जितेंद्र बता रहे थे कि अभी इसके बारे में कि ये सेल्फ रेडिकलाइज लड़के हैं या ग्रुप है, दरअसल लेकिन सेल्फ रेडिकलाइज को हैंडलर, उनका जो हैंडलर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी ये हैंडलर कहां बैठा है, इसी के तार को जोड़ने के लिए ना सिर्फ 3 एजेंसी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे NIA हो, चाहे मुंबई पुलिस, एक और एजेंसी निशान जिस पे काम कर रही है, जिसको हमने नजरअंदाज कर दिया, वो है मोसाद। मोसाद लगातार इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपको याद होगा कि इजराइल के जब ब्लास्ट बाहर हुआ था तो मोसाद के लोग आए थे, और वहां पर अभी भी भारतीय एजेंसी से यह जानने में लगी है कि आखिरकार इनके हैंडलर्स कहां बैठे हैं और किस तरीके से तार इनके ये ऑपरेट करते हैं। अभी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन जो मुझे अपने लगातार अपने ऑफिसर से पता लगी, वो ये बता रहे हैं कि अल कायदा से एफिलेटेड हो सकता है, और ईरान और ये खासतौर पे बलूचिस्तान और सिस्तान के इलाके में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे हैं, ये मॉड्यूल्स या फिर ये ट्रेनिंग उन्हीं की एक रिफ्लेक्शंस को दर्शाती है। निशांत, आपने बहुत ज्यादा हैरान करने वाली जानकारी दी है। मैं विक्रम सिंह सर आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले कुछ पुलिस के सामने चुनौतियां वो हाईलाइट कर रहा हूं, और मैं विक्रम सिंह सर से जवाब लूंगा और उसके बाद मैं बिट्टा सर के पास आऊंगा। यहां पर देखें आप, जैश उल हिंद राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती। अब जरा ध्यान दें, मुंबई दिल्ली के आतंकी कोरोना काल की वजह से अपनी पहचान छुपाने में कामयाब। नेक्स्ट, आतंकियों द्वारा टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल पुलिस की साइबर सेल के लिए नई चुनौती। जैश उल हिंद का बिटकॉइन के जरिए फिरौती मांगना जैश उल हिंद के हाईटेक होने का सबूत। 1 महीने के अंदर दिल्ली मुंबई में एक नए आतंकी संगठन का पुलिस को सीधी चुनौती देना देश के लिए बहुत बड़ा खतरा। सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ, नथिंग एल्स। मैं विक्रम सिंह सर के पास आऊंगा। सर, 3 बड़े फैक्टर्स। पहला, कोरोना काल में हर कोई मास्क पहनता है और बहुत जल्दी लोग गायब हो जाते हैं। दूसरा, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, बिटकॉइन, टेलीग्राम ऐप, दे आर वेरी हाईटेक, बहुत ज्यादा हाईटेक हैं ये लोग। तीसरा, और ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, कि वो अपने मंसूबे में, अगर ये वही आतंकी संगठन है, तो देश के 2 बड़े हाई प्रोफाइल लोकेशंस को दोनों अलग अलग जगह पे अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से इन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। योर टेक सर। निशान जी, आपने द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्सू को कोट किया। ये 4th जनरेशन वॉरफेयर है।
जिसमें अपराधी सोचता है कि हम पुलिस से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से एक जनरेशन आगे हो जाएं। ये उसकी खुशफहमी हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है टू गेट बिहाइंड द आईबॉल्स ऑफ द टेररिस्ट। उसकी माइंड की वायरिंग कैसी है, उसके ऊपर ध्यान देते हुए उसको निस्तनाबूद करें। आप याद करें, आज से 5 साल पहले एक आउटफिट था इंडियन मुजाहिदीन, और आईएसआई ने उसको तैयार किया था जिससे कि दुनिया के सामने यह नजीर प्रस्तुत करे, होम ग्रोन टेररिस्ट थे। और उसमें जो भटकल ब्रदर्स थे उनके बारे में यूपी एसटीएफ और एटीएस ने काम किया था एक, और उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन न सिर्फ बैन हुआ बल्कि उसकी कमर तोड़ दी गई। अब ये दूसरे रूप में अगर इसका अवतरण हुआ है, कालांतर में इसके ऊपर भी कार्रवाई हुई, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी का वही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा भी R&D अब हो गया है, और मुझे कोई संदेह नहीं है निशांत जी कि हम अपने R&D के माध्यम से फिर इनकी कमर तोड़ेंगे। बकरे की मां कब तक खैर मनाए, ये ठीक है, ये चलती का नाम गाड़ी, जब तक ये कागज की नाव चल रही है, लेकिन हमारा R&D एक दूसरे लेवल पे जा चुका है। हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, जो लीडिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दुनिया के, क्योंकि दुनिया आज प्रभावित है इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों पे। जैसा कि जनरल गुरमीत सिंह सर ने कहा, एक पक्ष जो है वो कट्टरपंथी कट्टरवाद है, और दूसरा पक्ष नरसंहार और जबरदस्ती धन वसूलना, जिसको कहना चाहिए एक्सटॉर्शन। तो ये चीजें अगर हैं तो ये केवल भारत की समस्या नहीं, विश्व की समस्या है। और इसीलिए जो बेस्ट ब्रेन्स इन्वेस्टिगेशंस के हैं वो कोलैबोरेट करेंगे। जिसको वो कंफ्यूज करना चाहते थे, तो अब उन्होंने कोलैबोरेट के लिए हमारे लिए कह दिया। जिसको वो कहते थे कि दूसरे की जमीन पे ले जाकर के युद्ध शुरू करें, तो ठीक है, दूसरे की जमीनों पे जा करके हम लोग उस पर कोलैबोरेट, और ऐसा एक रोड मैप तैयार होगा जिसके माध्यम से इनको निष्क्रिय किया जाए। इसके पहले भी अगर आप याद करें, आखिरी सेंटेंस मेरा है, इंडियन मुजाहिदीन का जो शब्दों का चयन और भाषा और शैली और सिंटेक्स और ग्रामर था, लगभग वैसा ही है जैसा कि ये भ्रम, आतंक और लोगों को धमकाने का। अगर आप पुराने लेटर्स निकाल लें इंडियन मुजाहिदीन के, थोड़ा सा कॉमा फुल स्टॉप का अंतर हो सकता है, लेकिन इसने पर्चा आउट कर दिया कि इसकी पेडिग्री क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। निशांत जी सर, मैं आपने जो बात बोली है और आपसे बात करते में, इफ आई कैन रिकलेक्ट, और विपिन चौबे यहां पर हैं, वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जितेंद्र हैं, और मैं बिट्टा साहब के पास आ रहा हूं उससे पहले। लेकिन मेरा एक सवाल यहां पे विक्रम सिंह सर से है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर है संजीव यादव, वो साइबर में एक्सपर्ट इस हद तक हैं कि कई आतंकियों को उन्होंने बड़ा अच्छे से ट्रैक डाउन किया। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी तो है, और वो कहा जाए डेकोरेटेड ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन मुझे एक चीज जो परेशान कर रही है सर, वो ये है, और मेरे मन में एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट कर रही है सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बहुत बड़ी एक फ्रंट बनाया गया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, और ये हाथ में कटोरा लेकर अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जो कि बोलते हैं कि बिटकॉइन के जरिए हमारे अकाउंट में पैसा डालो। ये तो मैंने पहला आतंकी संगठन देखा है जो जिसी को धमका रहा है उसको बोलता है बिटकॉइन के जरिए पैसा डालो। इसमें क्या कहेंगे आप विक्रम सिंह सर? निशान जी अभी बहुत प्रीमेच्योर है, लेकिन ये पहला है, और मोडस ऑपरेंडाई जो होता है वो बदलता रहता है। कालांतर में जो चीज आज प्रासंगिक है 3 महीने में 90 दिन में वो बदल जाती है। इनको धन की जरूरत है। इन्होंने जो इस्तेमाल किया 2 हाई एंड व्हीकल्स, एक इनोवा और एक स्कॉर्पियो। ये चाहते तो मारुति 800 या नैनो भी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने हाई एंड व्हीकल्स ली। इन्होंने जो अपना इंतजामात किए नंबर प्लेट्स के किए, और जो भी रखी किए नंबर प्लेट्स दस्तयाब किए, उसमें पैसा लगा। जो इन्होंने होमवर्क किया उस पर पैसा लगा। जाहिर है कि टेररिज्म कम्स एट अ प्राइस एंड एट अ कॉस्ट, और उस कॉस्ट को पूरा करने के लिए कोई भी आतंकवादी संगठन और आईएसआई तो इसमें महारत है, चाहे वो अफीम बेच करके, चाहे पॉपी बेच करके, चाहे जबरन धन वसूल करके, चाहे ठेके पे हत्या करके, उनका सारा काम आता है, चाहे बैंक लूट करके। जबरन धन वसूली करना इनके मोडस ऑपरेंडाई का प्रमुख अंग है। भले इन्होंने इस बार जग जाहिर कर दिया उसको। पॉइंट नोटेड सर। क्विक रिएक्शन सर। बिट्टा साहब, इस तक पहुंचना, इसको तोड़ना और इसको पूरी तरीके से खत्म करने में सिर्फ पुलिस ही नहीं, लोगों का भी योगदान होगा। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? जब पंजाब में टेररिज्म था, अकेला पुलिस ने टेररिज्म को ठीक नहीं किया। पंजाब की कई पॉलिटिकल पार्टियां निकली थी, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, आरएसएस भी था, अकाली दल का भी कुछ हिस्सा था। हर चीज हम कई बार पुलिस पे डाल देते हैं, किसको पुलिस को करना है। जैसे हमारे विक्रम सिंह जी ने, पुराना, जिनको बड़ा अनुभव है, यूपी के डीजी रहे, इतनी बड़ी स्टेट के डीजीपी रहे हैं, उन्होंने बॉम्बे के बारे, महाराष्ट्र के इकोनॉमिक स्टेट है ये हमारी,
26/11 की हमला क्यों हुआ था? इकोनॉमिक स्टेट को हिलाना जिससे पूरा देश हिल जाए, और उसके बाद पूरे देश के अंदर हिल चुका था। राजस्थान फॉरेनर कितना आता था, सब बंद हो गए। तो अंबानी जी के ऊपर भी एक हमला करने की साजिश हुई, ये भी एक पूरे देश के अंदर हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था को एक खराब करने की साजिश है जी। दूसरी बात, आज के टाइम पे हमारा देश टेररिज्म के खिलाफ उसका खात्मा करने के लिए पूरी तरह मजबूत है, गवर्नमेंट पूरी तरह मजबूत है, पर बात फिर वही आएगी कि बॉम्बे की पुलिस कब मजबूत होगी 26/11 के बाद? क्या उन्होंने कोई सबक सीखा? मैं फिर कहूं, नासिक नहीं, नागपुर नहीं, अमरावती नहीं, पूना नहीं, बॉम्बे की पुलिस की बात कर रहा हूं। ये मेरा अनुभव है जनाब। 4 बार रात को 12 बजे उठ के देखता हूं, सुरक्षा गायब होती, 7 गाड़ियां चलती है। तो क्या ये धोखा नहीं है? क्या ये धोखा नहीं? किसी के ऊपर हमला हो जाए। अभी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पीछे गए थे, होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? तो आपस में जितनी देर तक कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, दिल्ली पुलिस को बॉम्बे पुलिस के साथ आप नहीं मिला सकते। एंड वेरी क्विकली दिल्ली पुलिस सुरक्षा में मामले में बेस्ट है। एक बात और बताइए, लोगों को क्या करना होगा, बहुत संक्षेप में सर? लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, उनको देखना होगा कि कैसे हालात हो सकते। ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बननी होगी जो सुरक्षा के मामले में भी काम करे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत है, बाहर से पैसे लाने का बहुत बड़ा धंधा करते हैं, पर ऐसे काम के ये भी मानवता की रक्षा है। फर्ज करो वो बम चल जाता, कितने लोग मारे जाते? मेरे साथ 70 लोग मारे जा चुके जनाब, 70। कितने लोग मारे जाते? तो लोगों का, ऑर्गेनाइजेशन का भी फर्ज बनता है, इसके ऊपर ध्यान दें। हर चीज पुलिस के ऊपर, हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर, ये ठीक नहीं है। पॉइंट टेकन। वेरी क्विकली मैं आगे बढ़ूंगा यहां पर, और एक बड़ी खबर सुमित ब्रेक कर रहे हैं। सपने में भी राफेल तक नहीं पहुंचेगा पाकिस्तान, फ्रांस का यह कहना है। फ्रांस का भारत को भरोसा, राफेल के पास कोई पाकिस्तानी फटक नहीं पाएगा। पाकिस्तान सेना में शामिल मिराज को भी नहीं अपग्रेड करेगा। फ्रांस रणनीतिक वार्ता में फ्रांस ने दिया भारत को भरोसा। पेरिस ने एयर टू एयर मिसाइल को भी पाक की पहुंच से बाहर रखने का दिया भरोसा। यह बड़ी खबर है, और यह बड़ी खबर मैं आपको यहां पर बिग बॉल पर दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा यहां पर तुरंत, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी हम आतंकवाद की बात करें, और यहां पर ये देखें आप, फ्रांस ने भारत को यह भरोसा दिया है कि पाकिस्तान सपने में भी राफेल तक नहीं पहुंच पाएगा। नंबर 1, ये फ्रांस ने, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने राफेल तकनीक को पाक तक नहीं पहुंचने का विश्वास दिलाया है। बोने ने यह भी कहा कि मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल को पाकिस्तान की पहुंच से बाहर रखा जाएगा। भारतीय वायुसेना ने बोने से राफेल की तकनीक और मिसाइल क्षमता को पाकिस्तान से दूर रखने की मांग की थी। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा, सुमित मेरे साथ मौजूद है। सुमित, वेरी क्विकली, यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और भारत और फ्रांस के बढ़ते संबंधों की एक बहुत बड़ी मिसाल। बिल्कुल निशांत, क्योंकि ये मिसाल इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि जब 7 जनवरी को वो भारत आए थे एनुअल बोने, तब ये बात स्पष्ट रूप से इंडियन एयरफोर्स के डेलीगेशंस की तरफ से या फिर हमारे डिप्लोमेटिक चैनल से उनको बताई गई थी कि देखिए आप राफेल जो है भारत के अलावा कई देशों को दिया जा रहा है, और अब सबकी नजर मीटियोर मिसाइल पर या दूसरी चीजों पर है। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज है कि पाकिस्तान की जद से या पाकिस्तान की चीजों से उसको बाहर रखना, क्योंकि पाकिस्तान इसका मिसयूज करेगा। आपको याद होगा कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तब पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया था, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट में या फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग में ये बात स्पष्ट थी कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करेगा। भारत ने इसको छुपाया, लेकिन पाकिस्तान ने इसको छुपाया, लेकिन भारत ने उसके लिंकेजेस को, उसके टुकड़ों को दिखाकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान किस तरीके से इन सभी चीजों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। यही बात फ्रांस के सामने रखी गई और फ्रांस की तरफ से पूरी तरीके से आश्वासन दिया गया कि पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को या किसी भी टेक्निकल ऑफिसर्स को राफेल के उन विमानों के आसपास मॉनिटरिंग करने के लिए या फिर उनको देखने के लिए नहीं अलाउ किया जाएगा। आपको बता रहे, मैं जल्द गुरमीत के पास चलूंगा। सर, अभी हमने उनसे हाथ तो मिला लिया है, लेकिन डिप्लोमेसी के लिहाज से चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, वहां पर हम स्ट्रांग वर्ड्स में उनका कंडेम कर रहे हैं उनको, और अभी जो फ्रांस के साथ है, मुझे लगता है अब भारत की सोच थोड़ी अलग होती जा रही है। देखिए निशांत जी, ये फ्रांस की तरफ से एश्योरेंस है
राफेल को लेकर और मेटेओर मिसाइल को लेकर। और ये भी कहा गया है कि जो कतार में फ्रांस के एयरक्राफ्ट है उसके आसपास भी कहीं पाकिस्तान को भड़कने नहीं दिया जाएगा। और आपने तो देखा है कि किस प्रकार फ्रांस ने जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है उसके बारे में जो लॉ बनाया है, उनका क्या विचार है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को लेकर, और जो पाकिस्तान का टेररिज्म के अंदर में गढ़ रहा है, तो उसके अपोजिशन में फ्रांस की किस प्रकार की नीतियां हैं। इसके अलावा जो क्वाड प्लस इलाके के अंदर में जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया का जो क्वाड है, उसके प्लस इलाके के अंदर में भी फ्रांस सहयोग कर रहा है। तो जो फ्रांस की जो सोच है इसके बारे में, उसके अंदर में पाकिस्तान आसपास भी फटक नहीं सकता है। और इसके अलावा एक चीज और बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है, उन्होंने जो F-16 उनको दिए गए थे सिर्फ टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के लिए, उन्होंने जो फरवरी 27 को 2019 को इस्तेमाल किया था, और उसके लिए भी यूएस ने उनको इस खास सब्जेक्ट के ऊपर में उनको फटकार लगाई है। अगर आप बारीकी से देखें तो फ्रांस ने बिल्कुल जो भारत के साथ में डिफेंस कोऑपरेशन और जिस प्रकार से हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं, उसमें बिल्कुल पाकिस्तान क्या उसके ऊपर है उसको क्लियर कर दिया है। पॉइंट टेकन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। और सुमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जुड़े रहें। एक बहुत शॉकिंग न्यूज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस सबसे इतर स्विट्जरलैंड में जानलेवा हुई कोविड-19 वैक्सीन। स्विट्जरलैंड में टीका लगाने के बाद 16 की मौत। चिकित्सकीय उत्पादों की एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। संदिग्ध प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के 364 मामलों की जानकारी मिली। मरने वालों की औसत आयु 86 थी और अधिकांश पहले से गंभीर स्थिति में थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।